आज हम भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक की पर्दे खोलने वाले हैं। इसे पर्ल्स ग्रुप या पीएसीएल घोटाले के नाम से जाना जाता है। जरा सोचिए एक ऐसी स्कीम के बारे में जो जमीन में निवेश पर मतलब असाधारण रिटर्न का वादा करती है। किसान, पेंशन भोगी, शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी की बचत लगा देते हैं और फिर एक दिन वो पूरी की पूरी स्कीम ढह जाती है। सब कुछ खत्म। बिल्कुल। और इसके जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। 5.5 करोड़ से ज्यादा निवेशक और रकम करीबन 49,100 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक वित्तीय कहानी नहीं है, ये खोई हुई बचत और टूटे हुए भरोसे की एक बहुत बड़ी मानवीय कहानी है। और इस पूरी कहानी का जो केंद्र था वो था पंजाब। ठीक है, तो चलिए इसकी पर्दे खोलते हैं। कहानी का जो मुख्य व्यक्ति है निर्मल सिंह भंगू, उसकी शुरुआत कैसे हुई? उसकी कहानी भी मतलब काफी फिल्मी सी है। कहते हैं कि वो कभी साइकिल पर दूध बेचता था। दूध बेचने से शुरुआत की? हाँ, फिर एक निवेश कंपनी में काम किया और वहाँ से आइडिया लेकर अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। तो आज की इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि घोटाला कैसे हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा घोटाला आखिर हो कैसे गया। और सबसे बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद आज भी वसूली इतनी धीमी क्यों है? सही बात है। ये कहानी हमारे सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो पीएसीएल की जो स्कीम थी, हाँ, वो निवेशकों को अपनी तरफ खींचती कैसे थी? क्या था उसमें? देखिए, कागज पर तो ये स्कीम बहुत आकर्षक थी। इसे भूमि निवेश या कृषि वानिकी योजना का नाम दिया गया था। मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कुछ? हाँ, और वादा था असाधारण टैक्स फ्री रिटर्न का। दावा ये किया गया कि ये कृषि आय है। अच्छा, तो टैक्स फ्री वाला एंगल था। ये छोटे निवेशकों के लिए बहुत बड़ा लालच होता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रिटर्न का वादा काफी नहीं होता है ना। सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। और वो भरोसा उन्होंने कैसे बनाया? यहीं पर भंगू की असली चालाकी सामने आती है। उसने 23 लाख एजेंटों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। 23 लाख? हाँ, और ये एजेंट कोई बाहर के लोग नहीं थे। ये तो अपने लोग थे, पड़ोसी, रिश्तेदार। बिल्कुल। जब आपका कोई जानने वाला आकर कहता है कि मैंने भी पैसे लगाए हैं, बहुत फायदा है, तो भरोसा करना आसान हो जाता है। मतलब उसने भरोसे को ही अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। एक तरह से हाँ। और इस भरोसे को मजबूत करने के लिए उसने वैधता का एक नकाब बना लिया। जैसे कि बड़े बड़े दफ्तर खोले गए, चमकदार ब्रोशर छपवाए गए, निवेशकों को जमीन के आवंटन पत्र भी दिए जाते थे, भले ही वो जमीन असल में हो या ना हो। सही बात है। और फिर उसने ग्लैमर का तड़का भी लगाया। कबड्डी टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करना। हाँ, और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अच्छा। इतना ही नहीं, युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे भारतीय क्रिकेटरों को महंगे महंगे तोहफे दिए गए। तो इसे एक पंजाब की सफलता की कहानी के तौर पे पेश किया गया। बिल्कुल। आम आदमी ने सोचा कि अगर इतने बड़े खिलाड़ी जुड़े हैं तो कंपनी फर्जी कैसे हो सकती है। और फिर 2014 में ये सारा बुलबुला फूट गया। सीबीआई ने छापा मारा और 2016 तक आते आते भंगू गिरफ्तार हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर गया है, तब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने दखल दिया। हाँ, 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। वो आदेश क्या था? उसने क्या बदला? देखिए, उस आदेश ने एक तरह से पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लिया। कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। लोढ़ा कमेटी? हाँ, और इस कमेटी को पीएसीएल की सारी जमीनें बेचने का पूरा अधिकार दिया गया ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके। मतलब कमेटी को पूरी आजादी दे दी गई? पूरी आजादी। आदेश में साफ लिखा था कि अध्यक्ष जमीन के निपटान के लिए जो भी उचित लगे वो कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरी लाइन की। कोर्ट ने कहा, समिति के फैसले में कोई भी अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई भी अदालत नहीं? न कोई राज्य सरकार? कोई भी नहीं। इसका मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट एक तेज और निर्णायक समाधान चाहता था, बिना किसी कानूनी दांव पेच के। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का पूरा समर्थन, देश के एक पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी। कागज पर तो ये एक परफेक्ट प्लान लगता है ना? लगता तो है।
सबने यही सोचा कि अब तो कुछ महीनों में सब सुलझ जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। बिल्कुल, यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लोढ़ा कमेटी ने काम शुरू किया, दस्तावेज इकट्ठा किए, नीलामी की कोशिशें की। और ये काम बहुत मुश्किल था। देश भर में फैली लगभग 44,000 संपत्तियों के दस्तावेजों को इकट्ठा करना कोई मजाक नहीं था। तो फिर नतीजा क्या निकला? अब तक कितने पैसे वापस मिले हैं? जो आंकड़े हैं वो काफी निराश करने वाले हैं। 5 दिसंबर 2025 तक समिति ने करीब 27 लाख छोटे निवेशकों, छोटे निवेशक मतलब? जिनका दावा 30,000 रुपए तक का था, उन्हें कुल मिलाकर 1725.57 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। एक मिनट, घोटाला था 49,100 करोड़ का? हाँ, और 8 साल में वापस मिले हैं सिर्फ 1725 करोड़? यही तो बात है। ये कुल रकम का 4% भी नहीं है। तो फिर बाकी के लाखों निवेशकों का क्या हुआ, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई लगी थी? वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को सारे अधिकार दिए थे तो जमीन बेचने में असल दिक्कत क्या थी? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर सिस्टम की जो कमजोरियां हैं वो सामने आती हैं। क्या क्या बाधाएं थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जमीनों का मालिकाना हक बहुत उलझा हुआ था। कई दस्तावेज जाली थे। अच्छा। दूसरी बात, कई संपत्तियों पर पहले से मुकदमे चल रहे थे, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कई बेशकीमती जमीनों को पहले ही अवैध रूप से बेच दिया गया था या उन पर कब्जा हो चुका था। तो मतलब कमेटी दिल्ली में बैठकर देश के कोने कोने में फैली इन जमीनों का करे तो क्या करे? 1200 से ज्यादा संपत्तियों की पहचान भी की और उनकी अवैध बिक्री रोकने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी। ये रेड एंट्री क्या होती है? इसका मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में उस जमीन को फ्लैग कर दिया गया ताकि कोई उसे खरीद या बेच न सके। एक तरह से संपत्ति को फ्रीज कर देना। इरादा तो अच्छा था। इरादा बिल्कुल नेक था। तो फिर निवेशकों तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि राज्य सरकार के ये नेक इरादे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के 2016 वाले आदेश से टकरा गए। अच्छा, मतलब ये कि उस आदेश के मुताबिक संपत्ति बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोढ़ा कमेटी के पास था। तो पंजाब सरकार कानूनी तौर पर शक्तिहीन थी। लेकिन निवेशक वहीं का वहीं इंतजार कर रहा है। और इस पूरे भ्रम का फायदा उठाने वाले भी तो होंगे। जाहिर सी बात है, मोहाली के सेक्टर 104 में पर्ल्स के करीब 50 बेशकीमती जमीनों को बाजार भाव के 1/3 दाम पर अवैध तरीके से बेच दिया गया। तो इतनी निगरानी के बावजूद ये सब चलता रहा? हाँ, क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई तालमेल ही नहीं था। जब हम इन कानूनी दाव पेचों की बात करते हैं तो अक्सर उस इंसान को भूल जाते हैं जिसके लिए ये सारी लड़ाई है। वो किसान, वो पेंशन भोगी। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। ये लोग सट्टेबाज नहीं थे। नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़े थे। कई लोग तो इंतजार करते करते इस दुनिया से ही चले गए। जब न्याय इतना धीमा होता है तो वो अन्याय जैसा ही लगता है। इसी बीच अगस्त 2024 में निर्मल सिंह भंगू की भी मौत हो गई। हाँ, जेल में। लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने अखबारों में विज्ञापन देकर वादा किया कि वो निवेशकों का पैसा लौटाएगी। ये क्या मामला था? ये इस कहानी में भ्रम की एक और परत जोड़ता है। एक तरफ लोढ़ा कमेटी है जिसके पास संपत्तियों का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ परिवार पैसे लौटाने का वादा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? जब आपके पास संपत्ति बेचने का अधिकार ही नहीं है तो आप पैसे कैसे लौटा सकते हैं? तो इस सब का क्या मतलब निकाले? क्या पर्ल्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की धोखाधड़ी है? नहीं, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये भारत में एक बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है। जैसे सहारा, शारदा, रोज वैली। बिल्कुल, लिस्ट काफी लंबी है। कहानी हर बार एक जैसी होती है। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फिर धीमी जांच और उससे भी धीमी वापसी। एक स्रोत ने इसे धीमी गति में डाली गई डकैती कहा है। बहुत सही कहा है। पर्ल्स का मामला एक बड़ी चेतावनी है। ये बताता है कि जमीनी स्तर पर तालमेल के बिना सिर्फ केंद्रीय नियंत्रण से गतिरोध ही पैदा होता है। मतलब अदालत रास्ता तो दिखा सकती है, पर उस पे गाड़ी किसी और को चलानी होगी। ठीक कहा आपने। और इस मामले में गाड़ी चलाने वाला कोई था ही नहीं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। हमारा सिस्टम अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया है। भंगू जेल गया, उसकी मौत भी हो गई, लेकिन उन 5.5 करोड़ लोगों का क्या? और यही सबसे बड़ा सवाल है।
क्या हमारा सिस्टम वाकई में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है या सिर्फ अपराधी को सजा देने के लिए? पर्ल्स का मामला ये सवाल उठाता है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत का सीधा हस्तक्षेप भी 1 दशक तक ठोस नतीजा नहीं दे पाता, तो ये निवेशकों की सुरक्षा के भविष्य के बारे में क्या कहता है? क्या भारतीय राज्य सिर्फ सिद्धांत में नहीं बल्कि व्यवहार में भी न्याय देना कभी सीख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन लाखों निवेशकों का भविष्य तय करेगा।